इतने सारे लोगों के साथ काम किया, वो गैप जो 12 साल का था। मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। उनका जाना एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गया मेरे लिए। शॉप नहीं थी मेरी, या मैं बेच नहीं रही थी, काम नहीं कर रही थी, बट मैं ज्वेलरी बनाना कभी बंद नहीं किया मैंने। ज्वेलरी बनाना आपके लिए मेडिटेशन से कम नहीं है। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 24 आवर्स लगातार ज्वेलरी बनाई है। मैं जैकी दादा से किसी तरह कांटेक्ट किया। जब मेरी ज्वेलरी देखी उनको बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी ज्वेलरी सरवास्की बीट से बनाती हूँ। मैं उनकी फर्स्ट पार्टनर हूँ इंडिया में ज्वेलरी मेकिंग में। सलमान भाई ने मुझे बहुत प्रमोट किया। अगर आप प्रण कर लें किसी चीज़ के लिए कि मैंने ये करना है, तो आपको देयर इज नो लुकिंग बैक, नोबडी कैन स्टॉप यू। वक्त है, वक्त की कदर कीजिए। वक्त है, वक्त की कदर कीजिए, आपका भी आएगा, सब्र कीजिए। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने, जो काम की फहरिस्त है उनकी, वो इतनी लंबी है और इतने बड़े कलाकारों के साथ है कि आप सोचेंगे कि ये फहरिस्त इतनी लंबी होने के बावजूद अभी क्या है, कहाँ है, क्या कर रही हैं। श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, कैटरीना कैफ, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, इन सब के लिए, इन सब के साथ उन्होंने काम किया है। और जिस समय, जिस ऊंचाई पर वो थी, उस ऊंचाई से अपने आप को फुल स्टॉप लगाना और फिर से 12 साल का गैप लेकर दोबारा से शुरू करना। इसीलिए मैंने अपनी पहली 2 लाइनों में कहा था कि वक्त है, वक्त की कद्र कीजिए, आपका भी आएगा, सब्र कीजिए। वो 12 साल का गैप और इन तमाम खूबसूरत अदाकाराओं के साथ काम करने का वो जो मंच था, वो जो जज्बा था, वो जुनून, इन सब को समेटे हुए है आज का हमारा पॉडकास्ट। स्वागत कीजिए हमारी आज की गेस्ट पुनीता त्रिखा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बतौर ज्वेलरी डिज़ाइनर आपने फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों को, कई हीरोइनों को बहुत सुंदर दिखाने में, उनको सुंदर बनाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहूँगा मैम कि आप जब उस पीक पर थी, जब आप इन लोगों के साथ लगातार काम कर रही थी, लगातार मुझे लगता है कि आपके पास भी जो है अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है लोग फ़ोन करते होंगे कि भाई इस फिल्म का जो है हम करने जा रहे हैं, इसके लिए जो है हमें ज्वेलरी चाहिए, इस तरीके की चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए। वो लम्हा, वो पॉइंट जो था आपके ज़िंदगी का, उस पॉइंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जब आदमी वहाँ पे होता है, पीक पर होता है, वो पॉइंट कैसा था, क्या था ज़िंदगी का वो लम्हा, मैं जानना चाहता हूँ। जब आप पीक पे होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप घमंड करेंगे आपका काम कम हो जाएगा। तो कभी भी हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और जो मैं हमेशा रही, मैं हमेशा हम्बल, डाउन टू अर्थ, और आज भी मैं वैसे ही जीती हूँ। मुझको लगता है कि यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो लोग ना एक छोटी सी ठेस या छोटी सी चोट लग जाए ज़िंदगी में तो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। 12 साल का गैप आपके इस करियर में रहा, तब जब आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, वो गैप जो 12 साल का था, वो गैप क्यों था? सबसे पहले तो ये दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। और उस गैप के बाद जब आपने शुरू किया तो वो प्रेरणा क्या थी जिससे आपने ये शुरुआत की? ऐसा है कि मेरे हस्बैंड फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, डिप्यूटी टू एग्जिम बैंक। उनको मोटो न्यूरॉन डिजीज़ हो गई, जिससे उनकी बॉडी की सब मसल्स ख़त्म हो गए। वो वेंटिलेटर पे आ गए। 2 साल 2 महीने वो वेंटिलेटर पे थे। हम उनको चाइना भी ले गए, जर्मनी भी ले गए ट्रीटमेंट के लिए, बट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। 2 साल 2 महीने वो वेंटिलेटर पे थे। तो उस दौरान मुझे अपने दोनों शोरूम बंद करने पड़े और सारा काम बंद करके उन्हीं की देखभाल दिन रात करनी पड़ी। और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी कि मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो 10 साल मैंने काम नहीं किया और सोचा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है। पर जो दोस्त लोग होते हैं आपके वो नहीं रहने देते आपको। मेरी एक फ्रेंड है मेनका, वो हमेशा मुझे बोलती हैं
नहीं, तुम दोबारा शुरू करो। तो उन्होंने इनकरेज मुझे किया और मैंने काम करना कभी बंद नहीं किया था, ज्वेलरी बनाना बंद नहीं किया था मैंने। चाहे मैं शॉप नहीं थी मेरी या मैं बेच नहीं रही थी, काम नहीं कर रही थी, बट मैं ज्वेलरी बनाना कभी बंद नहीं किया मैंने। हमेशा ज्वेलरी बनाती रही मैं, जिसका मेरे पास अभी इतना स्टॉक है कि मैं मतलब एग्जैक्टली मुझे लगता है ज्वेलरी बनाना आपके लिए मेडिटेशन से कम नहीं है। बिल्कुल वो मैं नहीं छोड़ सकती। ज्वेलरी बनाना बिल्कुल मेडिटेशन की तरह है और बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है और इतना अच्छा लगता है ना जब आप एक नया पीस बनाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे यू हैव अ न्यू बेबी विद यू। हाँ, यस। वो बहुत अच्छा लगता है। जो फिल्में आपने की, पार्टनर हो गई, जानशी हो गई, मैंने प्यार क्यों किया, ये सारी फिल्में ऐसी थीं जो आईं और रातों रात छा गईं। इन फिल्मों में आपका एक बहुत बड़ा योगदान था। बताओ, ज्वेलरी डिज़ाइनर, आपने वहाँ फिल्मों में हीरोइनों को खूबसूरत बनाने का काम किया। इन फिल्मों के आने के बाद आपके पास जो रिएक्शन आए वो कैसे थे? पहले तो मैं जब मैंने शुरुआत की अपने करियर की, मैं पेरिस गई थी ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स करने के लिए। तो वहाँ पे जाके पहले मैं एयर होस्टेस थी इंडियन एयरलाइंस में। जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद बेबी हो गया तो मैंने सोचा मुझे कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने पेरिस गई और ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया। तो जब मैंने इतने सारे पीसेस बना लिए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जब तक मुझे एक बॉलीवुड फिल्म नहीं मिलती मैं अपने पीसेस नहीं बेचूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे मिल जाएगी आपको? मैंने कहा, मैंने सोच लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है, मुझे 100% मिलेगी। और मैंने फिर रिसर्च शुरू करी। मैं जैकी दादा से किसी तरह कांटेक्ट किया और जैकी दादा ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरी सारी ज्वेलरी देख के उन्होंने कहा, आपकी ज्वेलरी धमाल कर देगी इंडस्ट्री में। और उन्होंने मुझे मिस्टर फ़िरोज़ खान के पास भेजा। फ़िरोज़ खान साहब ने जब मेरी ज्वेलरी देखी उनको बहुत अच्छी लगी। उनके बेटे की जो पहली फिल्म थी जानशीन, इसमें सलीना जेटली भी थी और फरदीन खान, तो उसके लिए उन्होंने मुझे डिज़ाइनिंग का लेटर दिया और मेन कास्टिंग में उन्होंने मेरा नाम दिया। क्या बात है। ये जो आप मैनिफेस्टेशन की बात की आपने, आपको लगता है मैनिफेस्टेशन काम करता है? ऑफ कोर्स इट वर्क्स, या। तो ऐसे लोग जो कि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उनको आप बता सकती हैं कि किस तरीके, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन किया, आपको फिल्म भी मिली, आपको चीज़ें मिली, आपको नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ मिला। वो लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? क्या क्या नुआंसेस? अगर आप प्रण कर लें किसी चीज़ के लिए कि मैंने ये करना है, तो आपको देयर इज़ नो लुकिंग बैक, नोबडी कैन स्टॉप यू। आई मीन गॉड भी आपकी मदद करता है, पूरी कायनात आपको मदद करती है आपके गोल तक पहुंचाने में। तो इसलिए नेवर गिव अप, हमेशा वर्क हार्ड करिए और कभी गिव अप मत करिए लाइफ में। डिज़ाइन मैम, मतलब डिज़ाइनिंग की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रेरणा लेनी पड़ती है कि भाई कोई एक ज्वेलरी पीस आप बना रहे हैं, तो वो ज्वेलरी पीस का वो प्रेरणा आप कहाँ से लेती हैं? जैसे नेचर से, या फिर जिस बंदे के लिए या जिस मॉडल के लिए या किसी के लिए बना रही हूँ उनको दिमाग में रख कर कैसे करती हैं? मैं नेचर से प्रेरणा लेती हूँ। मेरे बहुत सारे पीसेस में आपको फ्लावर मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे और ब्रांचेस, मतलब नेचर से बहुत प्रभावित हूँ मैं। नेचर का बेसिकली उसको बनाने के लिए क्या नेचर में जाना भी प्रेफर करती हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ? कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि किसी हिल स्टेशन पे चले गए, अपना वहाँ पे बैठ के ज्वेलरी बनाई और बस यही करते रहे दिन रात। घूमती नहीं हूँ मैं, होटल में जाके बस खिड़की खोल लूँगी, दरवाज़ा खोल के और ज्वेलरी बनाती हूँ। जब आपने ये ज्वेलरी बनाना शुरू किया था तो ये बड़ा महीन काम होता है, बहुत, मतलब मैंने आपको बनाते हुए देखा है, बहुत तन्मयता से अपने आप को वो एकत्र करके उसके बाद आप बनाती हैं, एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के बनाती हैं। स्वाभाविक सी बात है जब सामने वाले की तरफ से किसी भी आपके पीस पे कहा जाता हो कि बहुत अच्छा है भाई, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुकून मिलता होगा। बहुत सुकून मिलता है, चाहे वो ज्वेलरी खरीदे ना खरीदे। एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने ये बनाया था, उसकी लोगों ने तारीफ़ की, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कोई मेरी ज्वेलरी खरीद रहा है या नहीं, पर अगर वो उसको अप्रिशिएट करता है तो आई थिंक इट्स मोर देन बाइंग। मैम, एक चीज़ और है, यहाँ जितने दर्शक हम लोग को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम जिनसे बात कर रहे हैं ये एक 12 साल के गैप के बाद अपने आप को पुनीता मैम ने फिर से खड़ा किया और
ऐसे खड़ा किया कि इनके चेहरे की स्माइल कभी जाती नहीं है। ऐसे लोग मैम जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि मुझसे बड़ी मतलब मैं बदकिस्मत हूँ इस दुनिया में, मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरे हिसाब से हार नहीं माननी चाहिए। 12 साल मेरा गैप रहा क्योंकि मेरा हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। उनका जाना एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गया मेरे लिए, तो इसलिए वो गैप आया। लेकिन दोबारा से जब मैं स्टार्ट किया काम, तो मेरे को यही लगा कि जो मैंने 12 साल वेस्ट किए वो मुझे नहीं करने चाहिए थे। जो ज्वेलरी आप बनाती हैं उसको बनाते समय मतलब ख़ास तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ख़ास तौर पे अगर आपको किसी स्क्रीन प्रेजेंटर के लिए जो कि या किसी स्टार के लिए बनाना है, कौन कौन सी बातें हैं, छोटी छोटी नुआंसेस है जिसका ध्यान रखना चाहिए? पहले तो ज्वेलरी मैचिंग होनी चाहिए। जैसे आपका वेस्टर्न आउटफिट है तो वेस्टर्न ज्वेलरी होनी चाहिए, और इंडियन आउटफिट है तो उसके हिसाब से इंडियन ज्वेलरी। और दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मैंने प्यार क्यों किया कि सेट पे सुष्मिता जी ने मेरी ज्वेलरी पहनी, तो डेविड जी ने कहा कि इनको वो चावल गिराने थे पैर से। अच्छा। वो दुल्हन आई है, एंट्री करी है, तो चावल पैर से गिराने थे। तो उन्होंने बोला कि इनका पैर खाली है, एक एंकलेट है आपके पास? मैंने कहा सर है नहीं, लेकिन अगर आप मुझे 15 मिनट का टाइम दें तो मैं बना के ले आऊँगी। बोले सच्ची आप 15 मिनट में बना लेंगी? मैंने कहा ज़रूर, मैं 15 मिनट में बना दूँगी। तो उन्होंने बोला, सलमान भाई कहते हैं पुनीता डोंट वर्क सो हार्ड। आधे घंटे का टी ब्रेक दिया और मैंने 15 मिनट में उनको पहना दिया था एंकलेट जाके। तो सेट पे बैठ के भी मैं ज्वेलरी बनाती रही, जिससे सब स्टार्स मुझे बोलते रहे कि डोंट वर्क सो हार्ड पुनीता। क्या बात है। जो ज्वेलरी होती है मैम उसमें जो ट्रेडिशनल लुक होता है और जो मॉडर्न लुक होता है, ये इन दोनों को जो है बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोग की, क्योंकि ये बड़ा जो है खेल बड़ा निराला है, क्योंकि सामने वाले के हिसाब से वो ट्रेडिशनल भी होना चाहिए, मॉडर्न भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ट्रेडिशनल है तो वो तो कुंदन और ये सब होगा, पर उसमें भी मैं क्रिस्टल का यूज़ करती हूँ। मैं अपनी ज्वेलरी सरवास्की बीट से बनाती हूँ, जो ऑस्ट्रिया से मैं इंपोर्ट करती हूँ। और जितने भी मेरे फाइंडिंग्स हैं, जैसे क्लास्प हो गए, हुक्स हो गए इयररिंग्स के, या मतलब जितने भी फाइंडिंग्स लगते हैं उसमें बीट्स के अलावा, वो सब पेरिस से लेके आती हूँ मैं। तो इन सबको इकट्ठा करके एक जगह लाने में बहुत परिश्रम लगता है। और मुझे लगता है कि अभी आजकल के दौर में लोग भारी भारी सेट्स पहनने की बजाय मिनिमलिस्टिक की तरफ जाना पसंद करते हैं। हल्का होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, और मतलब क्लासी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वेट में ना ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। उससे एक फिल्म स्टार्स को ना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज उन्होंने इतने घंटों पहनना होता है उसको। तो अब जैसे मैंने ये पहना हुआ है तो ये लाइट वेट है, तो वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, कि वो स्टार्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उससे। तो वेट का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस कि वो कैमरा में ज़्यादा शाइन ना करे, क्योंकि नहीं तो रिफ्लेक्शन आएगा लाइट का, तो उससे मुश्किल है। बहुत सारे लोग, देखिए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एक ऐसी कला है, हम हिंदुस्तान में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है। मतलब आप ऐसे बहुत कम लोग पाएंगे जो ज्वेलरी डिज़ाइन करते हों, हाथों से डिज़ाइन करते हों, या फिर उनके पास वो ज्वेलरी को लेकर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स हों। ऐसे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनको क्या होमवर्क करके आना चाहिए? उनको पहली बात तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से ज़्यादा ज़रूरी आपको बनाना भी आना चाहिए। अगर आपको बनाना भी आता है तो आप इतनी बारीकियों तक पहुंच जाते हैं कि फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो इसलिए मैंने ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया, ना कि डिज़ाइनिंग का। तो जब ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो एक डिज़ाइन बनता है ना, उसके साथ दूसरा डिज़ाइन बनता चला जाता है। इतने इनोवेशंस आ जाते हैं ना आपके माइंड में कि नहीं, इसको नहीं ऐसे बना लेते हैं। मतलब ड्राइंग में कर नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप मुझे कोई भी पीस दे दें बनाने को, तो आप देखेंगे अभी जब मैं बनाऊंगी कि मतलब कैसे मैं डिज़ाइन बदल देती हूँ एकदम। क्या बात है। तो मतलब अगर आपसे कोई जो है क्लास लेना चाहे तो वो आपको इस दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकता है, हाँ? तो ये नंबर जो है ये पुनीता त्रिखा मैम का है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ज्वेलरी मेकिंग से जुड़ी हुई क्लासेस लेनी है, या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आपके पास है। आगे चलते हैं मैम, अभी बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। एक चीज़ है कि कभी भी
कोई भी ज्वेलरी बनाते समय मतलब जो आर्टिस्ट होता है, जो डिज़ाइनर होता है, मुझे लगता है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। तो ऐसे में जो थॉट प्रोसेस होता है, आपने कोई भी चीज़ बनाने के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे आपको वो फिल्म में उन्होंने कहा कि मुझे पैर इनके खाली लग रहे हैं तो उसको वैसा चाहिए, तो उस थॉट प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको टाइम चाहिए होता होगा कि भाई मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, उसके बाद विजुअलाइज करके और उसके बाद उसको जो है बनाने के लिए चाह रही हूँ। अगर कोई स्पेशली आपको बोले कि भाई मेरे लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि मैं अगर उस महफिल में खड़ी हो जाऊँ तो मैं सबसे अलग हट के दिखूँ। ऐसे पीसेस भी मेरे पास हैं जो मतलब अगर कोई पहन ले तो वो दूर से ही दिखेगा कि उसने पहना हुआ है। यहाँ तक कि मैंने ड्रेसेस पे भी बैक पे काम किया है। मतलब उस ड्रेस, जतिन कोचर ने एक ड्रेस बनाई, उसकी बैक पे मैंने ज्वेलरी का नेट का काम किया सारा अपने हाथों से और उसको बनाया। अब वो ड्रेस पहन के कोई चला जाए तो ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो वहाँ मुड़ के ना देखे। क्या बात, बहुत मेहनत लगती होगी मैम, बहुत एकाग्रता चाहिए उस डिज़ाइन को, ज्वेलरी को बनाने में। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने 24 आवर्स लगातार ज्वेलरी बनाई है। क्या बात है, क्या बात है मैम। अब मैं अगर जो है यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ तो 2026 चल रहा है, एक लंबे दशक, कई दशक बीते पीछे, तो अभी क्या नया मार्केट में क्या आपको लग रहा है, क्या नया चल रहा है जो कि लोगों को बहुत भा रहा है? जैसे कि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो गोल्ड तो अब सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। स्पेशली क्रिस्टल गिव्स यू लॉट ऑफ लाइट। जैसे आप पहनते हैं तो उसकी चेहरे पे चमक आती है। उसका जैसे ये आप देख रहे हैं, इसकी लाइट पड़ती है आपके चेहरे पे, उससे बहुत ब्यूटी इन्हांस होती है आपकी। और दूसरा लंबे इयररिंग्स बहुत फैशन में है, लॉट ऑफ ब्रेसलेट, अ स्टैक ऑफ इट, वो बहुत लोग पसंद करते हैं। और दूसरा, कान में अगर आपने ज्वेलरी पहनी है तो गले में ना पहने, क्योंकि आजकल सेट नहीं पहनते। और अगर आपने गले में पहना है तो कान में ना पहने, जिससे एक डिसेंट लुक आती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई ज्वेलरी भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे मैंने कान में पहना है और हाथ में पहना हुआ है, गले में नहीं पहना, तो इसी तरह का ट्रेंड अब चल रहा है। कुछ ऐसे एक दो और जो है एक दो और टिप्स दीजिए, अगर कोई तैयार हो रही हैं जो देख रही हैं, उनको एक आध टिप्स अगर आप देना चाहें कि आप बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं, क्या चीज़, किस चीज़ के साथ जो है आप किस तरीके की ज्वेलरी अभी जो है पहन के जाने का वो कर सकती हैं? क्रिस्टल की ज्वेलरी पहने बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है। मैं तो खैर इसको 30 साल से बना रही हूँ, क्योंकि फिल्मों के लिए तो आपको पता है हमेशा न्यू कॉन्सेप्ट्स ही चलते हैं, लेकिन क्रिस्टल ज्वेलरी बहुत ही इन है, बहुत ज़्यादा। अब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी आ गया है, तो AI ने आपका काम आसान किया है या फिर आपको मुश्किल में डाला है? मेरा हाथ का काम है सारा। AI ने मुझे ये मदद की है कि जब मैं उसको बना लेती हूँ तो उसको AI पे डाल के मैं देख सकती हूँ कि कैसा बना है। मतलब मॉडल की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं उसको AI पे डाल के फट से वो मॉडल को पहना देता है ज्वेलरी, और मैं देख सकती हूँ कैसा लग रहा है। तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन होती है कि मेरा पीस कहीं कमी है तो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यस, वेरी नाइस। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की दुनिया में कुछ लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर बन के, ज्वेलरी मेकिंग सीख कर, उनको क्या होमवर्क करके इस फील्ड में आना चाहिए मैम? उनको पहले तो एथनिक ज्वेलरी की, हिस्टोरिकल ज्वेलरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वेस्टर्न ज्वेलरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वरोस्की के बहुत सारे फैशन शोज़ होते हैं जिनको वो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए और काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए इसके बारे में। ज्वेलरी मेकिंग की बुक्स भी आती हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। और मैं तो हुई मदद करने के लिए, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट ज्वेलरी डिज़ाइनर, ज्वेलरी मेकर और 30 सालों का अनुभव लेकर पुनीता त्रिखा मैम है, इनके पास आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। मैम, आपके अपने कलेक्शन में आपकी सबसे पसंदीदा ज्वेलरी कौन सी है? मैं ऐसे, आप अगर पूछें कि आपका फेवरेट बेबी कौन है तो वो आप नहीं, एक माँ नहीं बता सकती। तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि मेरा फेवरेट पीस कौन सा है। पर मैंने जितने भी पीसेस फिल्मों के लिए बनाए हैं वो सब मेरे बहुत दिल के करीब है। अभी
आप कुछ मतलब ऑब्वियसली पूरे दिन के उसमें कितना घंटा अभी आप अपना कितना समय इस मेकिंग में दे रही हैं? 8 से 9 घंटे लगातार काम करती हूँ। ओह, बीच में जैसे चाय ब्रेक, टी ब्रेक ले लिया या मतलब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन 8-9 घंटे में रोज़ काम करती क्या बात है। तो अभी हम लोग जो अगर बाहर की दुनिया को देखें, कायदे से देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि एक बाहर की दुनिया है और एक अपने आपके अंदर की दुनिया है। कई बार जब आप अपने मन का काम करते हैं तो आपकी अंदर की दुनिया भी बहुत खुश रहती है, आपसे बड़ा आनंद आता है आपको करने में। तो आपके अंदर की दुनिया क्या कहती है जब आप ज्वेलरी बना रही होती हैं? हूँ। जब मैं बना रही होती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, कई बार तो मुझे खुद हैरानी होती है कि ये पीस मैंने बनाया है। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये पीस मैंने बनाया है। अभी मैंने एग्जीबिशंस की थी ताज पैलेस में, दिल्ली में, और लुधियाना में, चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे जो स्टॉल था, हमें काफ़ी बड़ा स्टॉल लिया हमने, और वो पूरा स्टॉल ज्वेलरी से भरा हुआ था। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये सारे पीसेस क्या मैंने बनाए हैं, और मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ, बहुत ही खुशी मिलती है अंदर से। कुछ वन लाइनर हैं जिसके जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा बतौर सेलिब्रिटी ज्वेलरी डिज़ाइनर। फेम ज़रूरी है या पीस? मनी या मीनिंग? स्टेज या साइलेंस? फियर या फेथ? यूथ के बारे में अगर वन वर्ड फॉर यूथ कुछ कहना चाहें तो? वन वर्ड में ये कहना चाहूँगी दैट नेवर गिव अप, कीप मूविंग इन लाइफ। एक लाइन में आपके लिए सफलता क्या है? चेहरे की मुस्कुराहट और दिल का बच्चापन, वो हमेशा एक चाइल्ड जो आपके अंदर होता है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। क्या बात है। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है झूठ का। मतलब जो झूठ लोग बोलते हैं और फॉल्स होप्स लोगों को दे देते हैं, उससे मुझे बहुत डर लगता है। आपको क्या लगता है नई पीढ़ी जो है वो लॉस्ट है या फिर पावरफुल है? पावरफुल है, बिल्कुल। जेनजी, एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को? कभी भी किसी काम को कल पे ना डालें। मतलब जैसे कि हम सोचे ना हम कल कर लेंगे, वो नहीं, आज कर और अभी कर। क्या बात है। कल के ऊपर तो वाकई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल आपके पास आएगा भी, कल हो ना हो। बिल्कुल सही बात है। इस अभी तक के पूरे उसमें मैम आपने बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का जवाब दिया। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई ज्वेलरी बनाई हो, कुछ ऐसा बनाया हो और सामने वाले ने आपको जो रिएक्शन दिया हो और वो रिएक्शन सुन के आपकी आंख में आंसू आ गए हो कि अरे यार क्या बोल दिया आपने? अभी हमने लुधियाना में एग्जीबिशन करी, मैंने एक एंकलेट बनाया था, पायल। तो वो मैंने वहाँ पे मैनिक्विन पे रखी हुई थी। तो एक लड़की ऐसे अचानक ऐसे मुड़ी, ऐसे करके, और उसने बोला कि इट्स ब्यूटिफुल और कितने का है। तो मैंने उनको बताया कि ये 7,000 का एक पीस है। तो उन्होंने बोला आई कांट अफोर्ड इट बट इट्स ब्यूटिफुल। मैंने कहा इधर आइए मेरे पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, कोई बात नहीं, आप ये ऐसे ही ले जाइए। अरे क्या बात, क्या बात। क्योंकि उनकी जो एप्रिसिएशन थी वो मेरे दिल को छू गई। एक कलाकार के लिए एप्रिसिएशन से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपको अगर कोई ज्वेलरी कोई ऐसी ज्वेलरी बनानी हो कि ये आपको ये पुनीता त्रिखा को प्रदर्शित करती है, या पुनीता त्रिखा को जो है ऑब्वियसली सारी ज्वेलरीज करती हैं, लेकिन आप जो खुद को जो है पहनना पसंद करती हैं, चीज़ें बनाना पसंद करती हैं, उसमें कुछ यूनिक करती हैं या फिर आप करती जाती हैं वो अपने आप यूनिक बन जाता है? मैं करती जाती हूँ, वो यूनिक बनता जाता है, लेकिन क्रिस्टल मेरी ज्वेलरी में बहुत अहम है। क्रिस्टल से मैं क्रिस्टल की हर शेप, साइजेस, सर्वोस्की ने मुझे अवार्ड भी दिया है, और मैं उनकी फ़र्स्ट पार्टनर हूँ इंडिया में ज्वेलरी मेकिंग में। उनके जो टैग्स हैं मैं अपनी ज्वेलरी पे लगा सकती हूँ, क्रिस्टलाइज विद सर्वोस्की के। और दूसरी बात, जितनी भी मैं ज्वेलरी बनाती हूँ वो सारी मतलब दिल से बनाती हूँ, उसमें मेरा प्यार भी शामिल होता है। एग्जैक्टली। आपके करियर में, आपकी आज तक की 30 साल की जर्नी में कुछ ऐसे नाम भी होंगे जिनकी वजह से आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँची, जिनकी वजह से आप द पुनीता त्रिखा बनी, जिनकी वजह से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आपका नाम हुआ। मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि वो एक ऐसे पिलर्स होते हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, दिखते नहीं हैं स्क्रीन पर, लेकिन वो ना हो तो आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। जैकी दादा,
एंड सलमान खान। सलमान खान के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं। मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर एंड हॉलीवुड फिल्म मैरीगोल्ड। हाँ यस, मैरीगोल्ड। हाँ जी, उसमें एली लैटर और सलमान खान के लिए मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन की है और बनाई भी है अपने हाथ से। एली लैटर वाज सो हैप्पी टू सी द ज्वेलरी पीसेस एंड सलमान भाई ने मुझे बहुत प्रमोट किया। मतलब इतने अच्छे हैं वो, सेट्स पे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं वो सबको। घर से बिरयानी बन के आती है और सब मिलके एक टेबल पे बैठ के खाते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब आप फिल्म स्टार्स के साथ बैठे, लगता है घर में बैठे हैं आप। आप कपिल शर्मा के शो में भी जो है आपने धमाल मचाया था, मुझे याद आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताइए उसके बाद। वो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और इधर कपिल शर्मा शो शुरू हुआ। तो जब भी उनका शो आता था मैं इतनी खुश हो जाती थी, इतनी खुश हो जाती थी। और मेरे को ना कॉपी करने का बड़ा शौक है, किसी को भी मैं कॉपी इजीली कर लेती हूँ। तो मैंने उनको कॉपी करना शुरू किया और जितने भी मेरे घर में गेस्ट आते थे उनको मैं डॉक्टर गुलाटी बन के उनके टेस्ट करती थी। अच्छा। तो सब धीरे धीरे मैंने विग भी मंगा ली, कोट भी मंगा लिया, बाल्टी भी, स्टेथोस्कोप भी, सब मंगा लिया। और मैं जो भी घर में आता था मैं जल्दी से डॉक्टर गुलाटी बन के आती थी और उनके टेस्ट करती थी। तो सबने बोला कि तू कपिल शर्मा शो पे क्यों नहीं जाती। तो गदर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि हमें 2 पासेस अरेंज करके दें। तो उन्होंने हमें 2 पासेस अरेंज करके दिए और मैं डॉक्टर गुलाटी बन के वहाँ गई, बिल्कुल ड्रेसअप होके। और वहाँ पे अंदर पानी की बोतल ले जाना भी अलाउड नहीं है, पर्स भी ले जाना अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। पर मेरी बाल्टी जो थी ना, मैं उसको लेके जा रही थी, मुझे किसी ने नहीं रोका। बोला ये तो आप ले जा सकती हैं। और उसमें पानी भी था, उन्होंने चेक नहीं किया। बोला इसके बिना तो डॉक्टर गुलाटी होगा नहीं ना। तो सेट पे जो है मुलाकात हुई आपकी डॉक्टर गुलाटी से? तो पहले तो काफ़ी देर में बैठी रही तो मुझे लगा कि अब मुझे ये शायद नहीं बुलाएंगे। लेकिन अचानक से कपिल शर्मा जी ने बोला कि आप मिलिए हैं डॉक्टर साहब से। मैंने कहा अगर आपने मिलने नहीं देना मैं जान दे देनी है, अगर आपने मुझे डॉक्टर साहब से मिलने नहीं देना। कहते नहीं नहीं अभी बुलाते हैं आपको। तो कहते डॉक्टर साहब आपकी बहन आई है। तो हमने परफॉर्म किया, डांस किया और बहुत ही इन्जॉय किया। बतौर ज्वेलरी डिज़ाइनर अब आप लोग की भी एक जिम्मेदारी है मैम, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और ऑब्वियसली आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके प्रति। ऐसे जब भी आप जितना ज़्यादा कहते हैं ना, जो फल जितना ज़्यादा, जो पेड़ जितना ज़्यादा फल के साथ रहता है उतना झुका हुआ होता है ना? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि समाज में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मिलकर ठीक कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा काम रोज़ करें जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, किसी की मदद करें जिसमें आपको कोई रिटर्न की उम्मीद ना हो। एक ऐसा काम मैं कोशिश करती हूँ मैं रोज़ करूँ जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो, चाहे वो किसी की मदद हो, चाहे वो एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना हो। मतलब कोई ऐसा काम जिसके लिए आपको स्वार्थ ना हो कि इसके बदले मुझे ये मिलेगा। वो एक काम भी अगर हम रोज़ करें हर इंसान, तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। ये चीज़ अपने लिए नोटिस कर लिए और अपने लिए अपने जहन में डाल दिया, आज से ये चीज़ मेरे साथ रहेगी जीवन भर और मैं इसको करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो गई मैम। एक लास्ट कुछ 2-4 सवाल। एक तो ये कि अगर कोई स्पेशली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में अपने आप को झोंकना चाहता है, खुद को निखारना चाहता है, तो उसको आप हैंड होल्डिंग कैसे कर सकते हो, आप किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हो, आपकी क्लासेस कहाँ पे ली जा सकती हैं, और अगर आपकी ज्वेलरी किसी को लेनी है तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? ज्वेलरी इंस्टाग्राम पे मैं पोर्ट्रेट करती हूँ, मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ पे है। कोई भी मुझे डीएम करके या व्हाट्सअप करके ज्वेलरी ऑर्डर कर सकता है। और मैं प्रायर अपॉइंटमेंट से भी घर में लोग आते हैं और ज्वेलरी पसंद करके ख़रीद के लेके जाते हैं। और दूसरा, जब कोई सीखने आता है तो मैं उनको घर में बुलाती हूँ, क्योंकि घर में मेरे पास सब चीज़ें हैं, फाइंडिंग्स हैं। मतलब मेरी 5-6 गॉडरेज की अलमारियाँ भरी हुई हैं ज्वेलरी के सामान से, जो मैं उनको सब दिखा सकती हूँ कि ये इस काम आएगा, ये इस काम आएगा। अगर मैं कहीं जाके क्लास बिल्कुल। और आपका ऑफिस भी माशाल्लाह बहुत सुंदर है। यहाँ पे आके अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आप खुद ही जो है उसमें तल्लीन हो जाएंगे। अब जैसे कि आजकल फ्लावर ज्वेलरी का बहुत फैशन है, तो रियल फ्लावर की ज्वेलरी लोग पहनते हैं। मैंने उसको मोतियों से फ्लावर बनाए हैं, एक एक फूल को मोती से बना के उसकी ज्वेलरी बनाई है फॉर ब्राइड्स, फॉर मेहंदी। क्या बात है मैम।
बहुत सारी चीज़ें हुई मैम, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। एक कोई ऐसे लोग या व्यक्तित्व या फिर कलाकार, कोई भी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, थिएटर से जुड़े हों, फिल्मों से जुड़े हों, जिनके लिए आप कुछ बनाना चाहती हूँ, जिनके लिए मैं कुछ बनाना चाहती हूँ तो कि रखा हो कि भाई ये इन्हीं के लिए रखा है, इन्हीं को मैं जो है दूंगी? या मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं सारिका के लिए ज्वेलरी बनाऊँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और उनको मैं मिलना चाहती हूँ एक बार, और उनके लिए मैंने बहुत सारे पीसेस बना के रखे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं ज्वेलरी बनाऊँ। अगर ये पॉडकास्ट या ये रील सारिका मैम तक पहुंचेगी तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट नंबर आपके पास यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। आपकी चाहने वाली एक ऐसी खूबसूरत ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं जो आपके लिए कुछ ऐसा बना के रखे हुए हैं जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने जा रहा है। तो आप प्लीज़ एक मौका दीजिए उनको मिलने के लिए। मैम, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। आपने जो समय दिया हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत बेशकीमती होता है समय। नॉर्मली लोग जो है वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो चला जाता है दोबारा आता नहीं है, और आपके बिजी शेड्यूल में से इतना समय हमने लिया। नहीं, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग। तो ये थी पुनीता त्रिखा। अपनी ज़िंदगी के एक लंबे करियर में एक जगह फुल स्टॉप लगा तो उसके आगे 3 डॉट और लगा दिया, और फिर से 12 साल बाद अपनी जर्नी को, अपने आप को फिर से खड़ा किया। इन लाइनों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि हौसले को खुद से जुदा न करना, हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा यह एतबार करना, और सब्र से उस वक्त का इंतज़ार करना। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।